हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अपने रजिस्टर्स को लेकर बैठ जाइए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि एक ही शॉट में मैं पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री A to Z समझा दूंगा। तो अपने रजिस्टर को लेकर बैठ जाइए और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें तो चलिए बताते हैं। और हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री CBSE बोर्ड में है, 12th क्लास में है और हमारे पॉलिटेक्निक में भी है। तो हम इसमें पूरा डिटेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ही वीडियो में सब बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे इसमें सेल क्या होता है। सेल कितने तरीके की होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल में जहाँ केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है दोनों सेल में। फिर उस सेल्स का यानी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ करेंगे, फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाएंगे, थ्रू द रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे इसमें। फिर रिडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं किसी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है। रिडॉक्स, रेड ऑक्स नाम आ रहा है ना, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रेड ऑक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पर साथ साथ में होगा उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन अब किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग, कौन हमारा ऑक्सीडाइज होगा कौन हमारा रिड्यूस होगा। तो देखिए अब क्या हो गया, उसके बाद हम लोग इसका यूज़ करके रिडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करके कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाएंगे, थ्रू द डैनियल सेल। अब डैनियल सेल होता क्या है ये भी आप लोग को हम बताएंगे पूरा एकदम डिटेल में। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्या हो गया, डैनियल सेल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल क्या होता है और EMF ऑफ द सेल क्या होता है। अब ये दोनों चीज़ पढ़ लिया। फिर इसी का हम जैसे निकालने के बाद यही होता है सेल पोटेंशियल। फिर इसका एक ये अभी स्टैंडर्ड कंडीशन पर पढ़ना है, बट विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब नस आए तो नस ने कहा कि हम बिना कंडीशन के पोटेंशियल सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नस इक्वेशन क्या होता है, ये सब पूरा क्या हो रहा है अभी आप लोग सुनिए। अभी आप लोग को पूरा एकदम डिटेल में पता चल जाएगा। अभी आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अगर हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टेंस। फिर उसके बाद नर्स इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन। फिर उसके बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये सब में छोटा छोटा चीज़ है यानी, लेकिन हमको कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलराज लॉ। कोलराज लॉ होता क्या है, कोलराज लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है आज इस लेक्चर में। तो हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। और हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन वन शॉट वीडियो। तो आइए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट वीडियो, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको एकदम पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में भी आ जाएगी और आपको लिखी लिखाई नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। देखिए आपको नोट्स भी एकदम अच्छे से मिल जा रही है और आपको मैं एकदम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है एकदम मतलब A से शुरू करूँगा एकदम Z तक कर आपको लेके जाऊँगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो पे जुड़े रहिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लें बट जानते नहीं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे देखिए कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप उसके नाम देखिए, तो उसके नाम के बारे में जानिए वो क्या है। तो देखिए यहाँ नाम आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री फॉर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए लिखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट रिलेट्स टू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड हाउ इट रिलेट टू केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक जो सिटी है हमारी कैसे केमिकल रिएक्शन से हमारी रिलेट कर रही है। अब देखिए
आप लोग डिफिनीशन जान गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो प्रोसेस पढ़ते हैं। कौन कौन सा प्रोसेस पढ़ते हैं? पहला प्रोसेस पढ़ते हैं जहाँ पर हम लोग केमिकल एनर्जी चेंज करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज करेंगे? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? आज होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जहाँ पर हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, वहाँ पर जो हमारा प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ अपने आप हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। देखिए जैसे हमारा अगर आप छत से पानी फेंकेंगे या फिर कहीं पहाड़ से पानी अगर नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ पर अपने आप प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। देखिए और जब भी हमारी कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी जैसे आपको अगर नीचे से पानी ऊपर भेजना हो, नीचे से पानी ऊपर भेजना हो तो क्या करेंगे आप? मोटर लगाते हैं, यानी उसको हम लोग एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग को एनर्जी दिया जाएगा, यानी एनर्जी जिसको देनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और वो किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी जहाँ पर चेंज होती है उस प्रोसेस। अब देखिए ये वाले सेल्स को जहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, उस वाली सेल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, और जहाँ पर हम लोग की क्या होगा? हम लोग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो चलिए अब आइए आगे देखते हैं। देखिए अब आगे यही डिफिनीशन लिखा हुआ है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। देखिए कैपेबल टू प्रोसीड इन ए गिवन डायरेक्शन विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी बीइंग नीडेड, जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं हो, अपने आप प्रोसेस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत हो, इट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोसीड, यानी बाहर से एनर्जी की ज़रूरत होगी करने के लिए प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब देखिए इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी डिस्कस टू टाइप ऑफ सेल्स। देखिए सेल्स दो तरीके की होती है। कहाँ? हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें दो तरीके की सेल पढ़ते हैं, पहली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वही अभी केमिकल एनर्जी जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होगी, वो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और दूसरी कहाँ पढ़ेंगे? जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में, उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को एकदम क्लियर हो रहा होगा। दो तरीके की सेल होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। केमिकल से याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोलिटिक से याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसका जैसे डिफरेंस पूछता है एग्जाम में क्या पूछेगा? डिफरेंस बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ऐसे भी पूछ सकता है। और पूछेगा डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम लोग गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं। तो देखिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहला वही वाला है, यानी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या होगा? इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस, यानी अपने आप हो जाएगा जहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगा। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस। अगर आप एक याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टू हाफ सेल्स कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, यानी यहाँ पर दो हाफ सेल्स होती हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स उसमें लगा हुआ होता है और वो किससे वो होती कनेक्टेड? साल्ट ब्रिज से कनेक्ट होती है। ठीक है, अभी आगे आएगा डैनियल सेल इसका एग्जांपल, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स सिंगल कंटेनर कंप्लीट द सेल्स, यानी वहाँ पर एक कंटेनर होगा जो सेल्स को कंप्लीट कर देगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आइए इसका कुछ डिफरेंस बचा रह गया है वो देखते हैं। देखिए अभी इसका देखिए अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस इसका ये है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू इलेक्ट्रोड आर यूजुअली सेटअप इनटू सेपरेटेड बीकर। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड होंगे
दो इलेक्ट्रोड होंगे वो अलग अलग बीकर में रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा कॉपर का हो गया इलेक्ट्रोड और जिंक का हो गया, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। डैनियल सेल्स उसका एग्जांपल है, अभी आएगा आगे। और देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बोथ इलेक्ट्रोड आर इन सेम बीकर। इसमें क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में रहेंगे। अब अगला आगे देखते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एकदम मतलब एक याद कर लेंगे तो आपको दूसरा लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगला ये देखते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आर, यानी जो नेचर होगा इलेक्ट्रोड का, कैथोड क्या होता है, कैथोड हैज पॉजिटिव चार्ज, और जो एनोड होगा एनोड हैज नेगेटिव चार्ज। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आर, एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे कौन सा प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली होता है, यानी एक साथ ऑक्सीडेशन भी होगा, एक साथ रिडक्शन भी होगा। तो देखिए अब हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, हम लोग ने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमको बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, वो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम लोग बताते हैं। और फिर रिडॉक्स रिएक्शंस का कैसे यूज़ करके हमका मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन ये है कि हम केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मिशन को कौन कौन चीज़ कंप्लीट करेगा, मिशन को कंप्लीट करेगा रिडॉक्स रिएक्शंस। और रिडॉक्स रिएक्शंस को जैसे क्या मतलब, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, वो चीज़ कौन चीज़ बताएगी, वो बताएगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, एक सीरीज़ है जिसमें हमारा मेटल जो है वो अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो उसके फॉर्म में हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। तो वो बताएगी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। फिर उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे थ्रू द रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्शंस अंडरगो ए चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। यानी जैसे कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, जिसकी रिडक्शन होगा उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है अभी आपको रिएक्शंस आगे करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, द टर्म रिडॉक्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी री फॉर रिडक्शन, री फॉर रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो द टर्म रिडॉक्स इज फॉर रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस। तो देखिए ऑल द रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू डिफरेंट प्रोसेस, यानी ये दो प्रोसेस में होगा। पहला क्या, रिडक्शन प्रोसेस एंड ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी उसमें एक रिडक्शन होगा तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। देखिए अब क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑलवेज अगर साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ, यानी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसमें रिडक्शन भी होगा साथ में, मतलब साथ साथ। इन रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, ठीक है, इन्हें केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। यानी जो रिड्यूस हो रहा है वो किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो हमारा क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शंस लिखी हुई है, देखिए क्या होता है ये रिएक्शन। देखिए Zn है, Zn अपने नॉर्मल स्टेट से किस में जा रहा है, पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहाँ पर कोई चीज़ ले लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन Zn अपने न्यूट्रल स्टेट से, यानी इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो देखिए कॉपर +2, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो वही इलेक्ट्रॉन ये कॉपर लेके
अपने रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, यानी अपने नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शंस का हमको यूज़ करके क्या करना है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है। तो देखिए इसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए मैंने इसका क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं आप मतलब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर इसको ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, सर इसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये रिड्यूस क्यों हो रहा है कि नहीं। तो हमारा कई ख्याल दिमाग में आ सकता है। तो इस सब का जवाब किसने दिया, इस सब का जवाब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ने दिया। वो सीरीज़ एक ऐसे अरेंजमेंट में है, ऐसे मतलब तरीके से अरेंज करी गई है कि जो मेटल हमारा ऊपर होगा वो हमारा ऑक्सीडाइज जल्दी होगा और जो नीचे होगा वो रिड्यूस जल्दी होगा। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई आपके सामने। मेटल एक्टिव सीरीज भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेटल एक्टिव सीरीज भी बोलते हैं। देखिए इसमें कैसे अरेंज है, ये मैंने शॉर्टकट बनाया आप लोग को याद करने के लिए। देखिए लिकबा, LIKA, लिथियम पोटेशियम, ठीक है, लिकबाकाना, लिकबाकाना, मुगल मंजन, काफ़ी को नहीं पीब, काफ़ी को नहीं पीब। अब यहाँ लिख लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे इसको भी कुछ बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, लिकबाकाना मुगल मंजन, काफ़ी को नहीं पीब। अब देखिए ये जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बना लेंगे हाई कोट, ठीक है, इसको बना लेंगे हाई कोट, आग और प्लेटिनम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हाई कोड, कुछ भी आप बना सकते हैं जो आप लोग बना लें, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। ऐसे याद करने का थोड़ा सा हिंट है, तो आप लोग को अच्छा लगे तो ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, आप लोग कुछ बना भी सकते हैं। तो ऐसे देखिए अब जो मेटल हमारा ऊपर है, जैसे अब हमारा देखिए अब जिंक है, हम बोले थे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर का रिडक्शन क्यों हो रहा है, देखिए कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जो हमारा ऊपर रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो रिडक्शन होगा, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। तो आप लोग को आंसर मिल गया। ये सीरीज़ आप लोग याद कर लिए, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम सीरीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें से ऐसे कभी कभी हमारा ये मतलब 2-3 नंबर में जो एडवांस वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो पूछता है क्या कि अगर ऐसे दे देगा हमारा ये, तो इसमें पूछेगा कौन सा स्पॉन्टेनियस है कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे ये दे देगा CuZn PbCr, ठीक है, CrPb। अब देखिए इसमें जो मेटल हमारा ऊपर है, तो Cu देखिए कहाँ पर है, Cu हमारा देखिए, Cu हमारा ये है और हमारा Zn ऊपर है। तो देखिए इसमें पहले वाला जो आगे वाला दिया है वो नीचे दिया है, ठीक है, नीचे, तो ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसमें देख लीजिए जो हमारा स्पॉन्टेनियस है यानी ये हमारा ऊपर देना चाहिए। अब देखिए इसमें Cr कहाँ पर है, देखिए ये, ठीक है, और Pb कहाँ पर है, ये उसके नीचे, ठीक है। तो यानी पहला वाला ऊपर दिया हुआ है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, खाली एक ही स्पॉन्टेनियस हो। तो ऐसे पहचान लेते हैं, जो आगे होगा वो ऊपर होना चाहिए, जो पीछे होगा वो नीचे होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब पूछता है वो फिजिबल रिएक्शन, विच वन इज़ फिजिबल रिएक्शंस। अब देखिए फिजिबल रिएक्शंस कैसे देखते हैं, Zn है और H2 है, Cu है और H2 गैस निकल रही है। अब देखिए H2 है ये, अब देखिए Zn हमारा क्या है, H2 के ऊपर है, तो ये Zn वाला हमारा रिएक्शन फिजिबल होगा, हो जाएगा। बट हमारा Cu जो है वो, जो हमारा Cu है वो H2 के नीचे, तो ये फिजिबल रिएक्शंस नहीं होगा। समझ गए इतना जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझ गए आप लोग कि कैसा लगा है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग को क्या करना, हमारा मिशन क्या है, अब इस रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू हमको क्या करना है, केमिकल एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो कैसे चेंज करेंगे, थ्रू द डैनियल सेल। तो चलिए अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डैनियल सेल। तो डैनियल सेल देखिए होता क्या है, डैनियल सेल क्या है, ए डैनियल सेल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। यानी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया, रिडॉक्स रिएक्शंस। फिर रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता था। अब उसका यूज़ करके हम कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, वो हमको क्या बताता है, डैनियल सेल बताता है। समझ गए, डैनियल सेल क्या है। अब डैनियल सेल्स का हम लोग यूज़ करके केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए होता क्या है इसमें,
डैनियल सेल इज कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड ऑफ डाई सिमिलर मेटल, यानी जो 2 इलेक्ट्रोड रहेगा वो मेटल्स अलग अलग मेटल रहेंगे, जैसे एक जिंक हो गया एक कॉपर हो गया, ठीक है। ईच इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सोल्यूशन ऑफ इट्स वॉन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, अपने ओवन मतलब अपने खुद के इलेक्ट्रोलाइट में डूबा रहेगा, ये जैसे इलेक्ट्रोड है तो खुद के इलेक्ट्रोलाइट में डूबा रहेगा, दैट इज ZnSO4 एंड CuSO4, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है तो वो ZnSO4 में रहेगा, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो तो CuSO4 में रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये डैनियल सेल बना हुआ है, देखिए ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये किसका है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो देखिए होता क्या है इसमें, देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल से है, लेकिन हम जो है आपको एकदम आसानी से समझाएंगे, आपको एक एक मतलब जो पढ़ाएंगे एक एक अलग अलग तरीके से ये डायग्राम बना, मैं अभी इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, 3 तरीके का डायग्राम मैं इसी में आप लोग को समझाने के लिए दिखाऊंगा। तो देखिए होता क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये जिंक है, ये जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है, ये कॉपर है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो देखिए अब इसको इलेक्ट्रोड अपने ही इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, ठीक है, एम्ब्रेस्ड है, और ये क्या लगा हुआ है, साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, और यहाँ देखिए ये बल्ब जल रहा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहता है, ये एनोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए होता क्या, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 तरीके की आपको कंडीशन लगेगी। देखिए पहले में क्या हो रहा है, देखिए इसको समझिए, देखिए ये डैनियल सेल बना हुआ, मान लीजिए एक हमने इधर बना दिया, इधर हमने एनोड बना दिया, इधर हमने कैथोड बना दिया, ये जिंक है। देखिए जिंक क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखिए क्या कर रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैंने अभी इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया है, जहाँ पर जिंक ऊपर है ना, कॉपर से जिंक ऊपर है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। तो देखिए हर एक चीज़ आपस में कनेक्ट है, अगर आप पिछला पढ़े हुए हैं तो ये आपको ये समझ में आएगा। तो एक एक मतलब हर एक चीज़ कनेक्टेड है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो देखिए क्या हो रहा है, जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन यानी जिंक का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन निकल के इससे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेके अपने न्यूट्रल स्टेट में चला जाएगा। तो देखिए अब होता है यहाँ क्या है, ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है पहले डायग्राम में। अब देखिए दूसरे में आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पर, देखिए जिंक है, तो जिंक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका, तो Zn यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो Zn2+ बचेगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन में मौजूद है, देखिए यहाँ सोल्यूशन में है ना, Zn2+ ऐसे बहुत सारे हैं। फिर आगे क्या होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से 4 2 नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक तरफ कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी एक तरफ पॉजिटिव Zn2+, इसके तरफ और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव बढ़ रहा है। तो देखिए ऐसा होते होते अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहाँ पर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज़ बढ़ता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। तो अब देखिए अब आगे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, क्योंकि हमारा इस Zn2+ यहाँ बढ़ता जाएगा, यहाँ SO4 2 नेगेटिव बढ़ता जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, अब यहाँ पर बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तीसरी कंडीशन देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर जैसे हमारा क्या बढ़ा था, 2+ बढ़ा था, Zn2+, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव Zn2+। और फिर अब हमने लास्ट में क्या यूज़ कर लिया, साल्ट ब्रिज, क्या यूज़ करा, साल्ट ब्रिज। तो हमारा देखिए साल्ट ब्रिज यूज़ करा, तो साल्ट ब्रिज हमारा क्या है, KCl, K+ और Cl नेगेटिव। तो अब देखिए Cl नेगेटिव इसकी तरफ आ जाएगा, यानी Cl नेगेटिव इधर आ जाएगा, और K+ हमारा इधर को जाएगा, यानी इसी के थ्रू जाएगा, तो ये दोनों चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए साल्ट ब्रिज हमको कितना हेल्प कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साल्ट ब्रिज का रोल। तो देखिए इस जो आपने डायग्राम देखा है, इसकी 3 कंडीशन बनी है, 1 2 3, यानी पहले में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जहाँ पर हमारी लाइट जल रही है, बट दूसरी कंडीशन उसमें हमारा
2+ और SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी लाइट बुझ जाएगी, इन दोनों के कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी ये लाइट रुक जाएगी। बट तीसरी कंडीशन में हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया साल्ट ब्रिज लगाने की वजह से KCl, ये दोनों चीज़ हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा। तो यानी यहाँ पर लाइट जलने लगेगी, तो यहाँ पर लाइट जल रही है, यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पर लाइट जल रही है। तो देखिए 3 तरीके से मैंने आपको समझाया। कभी बुक में बना देखेंगे तो आप खाली यही देखेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है, क्या हो रहा है, आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, ठीक है। तो समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या पढ़ना है, देखिए डैनियल सेल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें इन डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कहाँ तक के जाएगा, कॉपर तक के जाएगा, थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट एंड करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यानी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, करंट कहाँ से होगा, कॉपर टू जिंक, यानी करंट अपोजिट फ्लो होता है। अब देखिए आगे देखिए क्या होता है, अब देखिए हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं इसका फुल रिएक्शन बताता हूँ। देखिए एट Zn इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो रहा है, यानी Zn ऊपर है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, एट कॉपर की तरफ क्या होगा, रिडक्शन होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके अपने न्यूट्रल स्टेट में जा रहा है, Cu बन गया, ठीक है। देखिए पूरा ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे Zn से क्या हो रहा है, Zn2+ बन रहा है, कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर Cu2+ Cu में जा रहा है। तो ये नेट ओवरऑल रिएक्शन है किसका, डैनियल सेल्स का। और डैनियल सेल्स का देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, Zn से Zn2+ में जा रहा है ना, Zn से Zn2+ में जा रहा है, ये हमने एक बीच में लगा दिया Zn से Zn2+, और ये जो डबल लगा हुआ है ये किसको बताता है, ये बताता है साल्ट ब्रिज को, ठीक है। और हमारा फिर आगे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में आ रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो कभी कभी हमको रिप्रेजेंटेशन पूछता है, डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन बताइए। अब देखिए ये हो गया पूरा डैनियल सेल। अब आइए पढ़ते हैं आगे, यूज़ ऑफ साल्ट ब्रिज। देखिए यूज़ ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है, देखिए मैं पहला यूज़ क्या है, साल्ट ब्रिज एक्ट एज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 हाफ सेल्स। देखिए इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, देखिए अगर ये साल्ट ब्रिज है तो देखिए 2 लोग को जोड़ नहीं रहता, ये देखिए जैसे एक इलेक्ट्रोड इसमें भी इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है, तो यानी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। और देखिए साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी तो मेंटेन कर रहा था, है कि नहीं। अगर एक तरफ हमारा Zn का कंसंट्रेशन बढ़ा था तो दूसरी तरफ SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, तो उन दोनों के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा था, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ला रहा था, उन दोनों के कंसंट्रेशन को दूर कर रहा था, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन कर रहा था, ठीक है। अगला देखिए साल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट, एक तरीके से सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा था, है कि नहीं। अब अगला देखिए, इट प्रिवेंट्स और रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा था। समझ में आया, इसका 4 फंक्शन है, एग्जाम में फंक्शन भी पूछता है। अब आइए आगे देखते हैं, आइए पढ़ते हैं आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंट, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट। देखिए अब जो हमने अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, डैनियल सेल पढ़ लिया। अब देखिए क्या पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ रहे थे उस डैनियल सेल में हम लोग पढ़ रहे थे कैथोड और एनोड। अब जो कैथोड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो वही देखिए, वही उसी चीज़ को पढ़ते हुए दिमाग में रखते हुए इसको समझिए, पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जो कैथोड है और एनोड है, तो कैथोड यानी Zn था जैसे, और उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या था, ZnSO4। तो यानी उसके इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट में जो पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए जैसे कैथोड है, कैथोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, यानी कैथोड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ठीक है, उसका एनोड का नेगेटिव था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या रहेगा
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आगे देखिए क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी आप समझिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन जहाँ लग रही हो। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, प्रेशर 1 atm 1 बार, ठीक है, कंसंट्रेशन 1 मोल। देखिए तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो जब इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट ई से करते हैं। किससे करते हैं, ई से। ऊपर हमारा क्या लगा जाता है, ई नॉट लग जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया स्टैंडर्ड हो गया, ये ई फॉर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंट। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा एम से एम एन प्लस, यानी कोई भी ऑक्सीडेशन 2+, 3+ जिसमें भी हो, तो यहाँ पर एन लिख दिया है, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, यानी n+ से m में आ रहा है, ठीक है, m+ से m में आ रहा है। तो आप लोग समझ गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं सेल पोटेंशियल। आगे पढ़ते हैं सेल पोटेंशियल क्या है। तो देखिए सेल पोटेंशियल क्या है, देखिए पोटेंशियल अभी तक के हम लोग ने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसमें पढ़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक, यानी कैथोड और एनोड में जो पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है। अभी तक हम लोग सिर्फ कैथोड और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट में जो डिफरेंट हो रहा था वो पढ़ लेते हैं। बट सेल पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल, ठीक है, ये एग्जाम में आता है आप लोग के। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो जैसे एनोड और कैथोड के बीच में निकालते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ई सेल। देखिए इसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ई कैथोड हो गया माइनस ई एनोड हो गया, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिए जैसे ये क्या लिखा है, हमने डैनियल सेल का वो बना दिया है रिप्रेजेंटेशन। तो Zn से Zn2+ में जा रहा है, फिर हमारे यहाँ साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, फिर ये कापर से कापर 2+ से कापर में आ रहा है। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, सेल पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए ई सेल जब निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हम लोग जानते हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये एकदम रट लीजिए आप लोग कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। तो देखिए एट Zn इलेक्ट्रोड, एट Zn इलेक्ट्रोड, Zn से क्या हो रहा है, Zn से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अभी मैंने आप लोग को बताया है। तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो एट एनोड हो रहा है। तो यानी इस जिंक का हम लोग कहाँ रखेंगे, इस तरफ एट एनोड। और एट कॉपर, एट कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2+ से Cu में जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। बट देखिए जो हम ये लेते हैं कैथोड और एनोड, इन दोनों का हम दोनों चीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म लेते हैं, ठीक है। यानी रिडक्शन पोटेंशियल यानी दोनों का मेरे हम जैसे M से M+ से M में जाएगा, M+ से M में जाएगा, यानी दोनों का ये एक हमको एक वो है, समझ लीजिए हमको लेना ही पड़ेगा। ये फार्मूले में हम लोग लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। अभी देखा बताएंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ई सेल मैंने लिख दिया, ई सेल, जैसे ई सेल लिख दिया। कैथोड का लिखना है, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, हमारा रिडक्शन कॉपर का, तो यहाँ कॉपर का लिख लिया हमने। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं ई एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर हमने जिंक का लिख दिया, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू Cu2+, किस में जा रहा है, Cu में, यहाँ माइनस Zn2+ Zn में। तो देखिए हम लोग को यहाँ लिखना चाहिए Zn से Zn2+ में जा रहा है ना, Zn से Zn2+ में जा रहा है, बट हम लोग लिख किस में रहे हैं, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए Zn से इलेक्ट्रॉन चला गया, निकल गया, तो हमने क्या लिख दिया, Zn2+। बट हमको ये जो फार्मूला लेना है वो किस फॉर्म में लेना है, हमको रिडक्शन के फॉर्म में लेना है। तो जहाँ पर हमारी वैल्यू ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया रहेगा उसको हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे। अभी आप लोग को क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो आप लोग कर लेंगे। तो यानी हमको इसका क्या करना है, उल्टा कर देना है, Zn2+ से Zn कर देना है। किसी का भी हमारा हम लोग क्या लेते हैं, रिडक्शन फॉर्म लेते हैं, यानी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। अब ये हमने लिखा हुआ है, एक सेल लिखा हुआ है, ठीक है, ये मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप लोग इसका ये ई सेल
लिखिए और हमको कमेंट में बताइए इसमें यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कॉपर ऊपर रहेगा और एजिंग नीचे रहेगा, तो कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन एट एनोड साइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एनोड साइड यानी इस तरफ कॉपर आ जाएगा और इस तरफ हमारा एजी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करके हमको बताइए। तो अब आगे पढ़ते हैं, इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, दे देगा फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ई सेल वैल्यू पूछेगा, वही जो अभी मैंने बताया है। फॉर Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में आ रहा है। देखिए अब होता क्या है, ये यहाँ पर ये वैल्यू दी रहेगी, कौन सी वैल्यू दी हुई है, Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है तो 0.76 वोल्ट है, और फिर कॉपर 2 प्लस से कॉपर में आ रहा है तो उसका क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 0.34 वैल्यू है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोग को, कि आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। देखिए ये वैल्यू दी हुई है, अब हमको क्या बताना है, ई सेल वैल्यू बताना है। ई सेल कैसे बताएंगे, ई कैथोड माइनस एनोड। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन फॉर्म दिया हुआ है कॉपर का, तो रिडक्शन फॉर्म दिया हुआ है Cu2 प्लस से Cu, ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्म दिया। बट यहाँ ऑक्सीडेशन फॉर्म दिया, ऑक्सीडेशन फॉर्म कैसे है, Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया है, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग रिडक्शन फॉर्म में लेते हैं। तो ये किसका फॉर्म है, ये हमारा ऑक्सीडेशन फॉर्म है। कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बट हमको किस में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो इसमें तो लेना नहीं है, तो हम लोग के लेना है रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया ई कैथोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे। तो इसका तो दिया हुआ है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा देखिए एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन जिंक का होगा, ठीक है, क्योंकि जिंक ऊपर है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, और क्या कॉपर नीचे, कॉपर का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का फॉर्म कितना दिया हुआ है, मतलब जो आंसर दिया है गिवन वैल्यू 0.34। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिडक्शन फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। कैसे पहचानेंगे रिडक्शन फॉर्म दिया है, अगर 2 प्लस आगे रहेगा और फिर अपने नॉर्मल स्टेट में जा रहा है तो उसको हम लोग पहचान लेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन फॉर्म में दिया हुआ, और यहाँ Zn से इलेक्ट्रॉन निकल के Zn2 प्लस में जा रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया हुआ। तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी Zn2 प्लस को आगे लाएंगे, Zn को पीछे देख देंगे। तो जो ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू में हमारा निगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। जो साइन दिया रहेगा उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगी। अब हम लोग क्या रख देंगे, फार्मूले में रख देंगे ई सेल इजिकल टू कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.34। एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस तो हमने फार्मूले से लगा दिया है, माइनस फार्मूले से लगा दिया, और ये जो माइनस पहले से लगा हुआ है, यहाँ से माइनस मतलब यहाँ प्लस में दिया हुआ था, फिर हमने इसको रिडक्शन फॉर्म में चेंज करा, तो रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के बाद यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस 0.76। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोग को बताया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ के लिख देंगे 0.34 माइनस, फिर ये माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जुड़ के ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ये 1.1 वोल्ट आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पूरी हमने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब देखिए Zn ऊपर होता है, Pb नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जो दी हुई है, Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, ठीक है, Pb से Pb2 प्लस में जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी आगे लाना पड़ेगा, यानी दोनों का हमको ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया हुआ ना, Pb से Pb2 प्लस में जा रहा है और Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, दोनों का वैल्यू हम लोग को ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, कैसे, साइन अपोजिट कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। और इससे पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन Zn का हो रहा है और रिडक्शन Pb का हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाला यानी एनोड रहेगा, तो जिंक की वैल्यू एनोड की तरफ रखेंगे, यानी जो जिंक की वैल्यू दी है इसको नेगेटिव करके निगेटिव यहाँ लगा देंगे, फिर एनोड की तरफ रखेंगे, उसकी वैल्यू कैथोड की तरफ। तो इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा है और आंसर कितना आया हुआ है। फिर आइए हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं नर्स इक्वेशन। तो देखिए नर्स इक्वेशन क्या है, चलिए हम लोग नर्स इक्वेशन अब लोग पढ़ते हैं। देखिए नर्स इक्वेशन क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे, सेल पोटेंशियल एक मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे थे कि इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, इतना कंसंट्रेशन रहेगा। लेकिन जब नर्स साहब आए तो बोले कि ये सब कंडीशंस नहीं लगाएंगे, हम हर कंडीशंस में, हर
तरीके से हम सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं नर्स इक्वेशन। तो देखिए क्या है, नर्स इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो देखिए भाई जो मैंने बताया, यानी पहले क्या था, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उसका जो हमारा पोटेंशियल एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल लेते हैं। बट नर्स के आने के बाद हम लोग किसी भी कंडीशन में पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल्स आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो देखिए ये क्या है, एट एनी टेम्परेचर। ये फार्मूला कब लगेगा, एट एनी टेम्परेचर। और ये जो नीचे वाला फार्मूला, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल्स, और यहाँ पर क्या लगेगा 0.059 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर ये क्या है, ये हम ऐसे निकालते हैं, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, जो भी मैंने बताया आप लोग को। तो अब देखिए क्या होगा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ लॉग 10 लिख दिया, फिर प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ये क्या होगा, एट एनी टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये वाला फार्मूला कब लगेगा, एट रूम टेम्परेचर। ये वाला फार्मूला कब लगेगा, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को, कि आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इनकी क्या क्या वैल्यू है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू इतनी रहती है, ठीक है। टेम्परेचर, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतनी रहती है 96500, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आएगा तो इतना लिखिएगा, ये क्या होता है, और इसका फार्मूला लिखिएगा, और ये चीज़ लिखिएगा। फिर लिख दिएगा इन जनरल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मान लिया ए प्लस बी है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हमारा सी प्लस डी, और ए लिखा है, बी लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, यही फार्मूला जो लिखेंगे, ये वाला फार्मूला हम लोग इस रिएक्शंस के लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट सी डी, और जो हमारा इसमें रहेगा वो स्क्वायर में चला जाएगा, जो आगे लिखा रहेगा वो स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, जो आगे ए लिखा हुआ है वो स्क्वायर में चला जाएगा, जो आगे बी लिखा हुआ है स्क्वायर में चला जाएगा। एट एनी टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, ये भी यही चीज़ रहेगा, ये भी यही चीज़ रहेगा। हमारा फ़र्क क्या हो जाएगा, ये चीज़ फ़र्क हो रहा है ना, ये चीज़ फ़र्क हो रहा है। यहाँ पर 0.059 डिवाइडेड बाई एन आर है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ हम इन जनरल। अब आगे आइए देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है जो हम आप लोग को कराते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान नर्स इक्वेशन है, उसके बाद न्यूमेरिकल ये आ गया। न्यूमेरिकल हम आप लोग को बताते हैं, न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है। देखिए जैसे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, और जो है आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। तो आप लोग देखिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैलकुलेटेड सेल पोटेंशियल। एक ही मतलब देखिए मैं एक शॉर्ट में आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, ई सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री। तो देखिए 25 डिग्री यानी समझिए रूम टेम्परेचर दिया हुआ, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझिएगा, ये रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, CR3 प्लस में जा रहा है, Fe2 प्लस से Fe में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CR से CR3 प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Fe2 प्लस से Fe में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.0 मोल, इसकी कंसनट्रेशन कितनी दी है, 0.0 मोल m, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, गिवन क्या है, CR से CR क्रोमियम 3 प्लस कितनी वैल्यू दी है, 0.74, और Fe2 प्लस से Fe, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो माइनस ये क्या हो रहा है, माइनस 0.04 वोल्ट। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक का तो रिडक्शन फॉर्म दिया हुआ है, बट एक का ऑक्सीडेशन फॉर्म दिया हुआ है ना। तो हमको, मैंने अभी आप लोग को बताया है, हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन फॉर्म में लेते हैं। तो इसका हम लोग वैल्यू जो हमारी रिडक्शन फॉर्म में दी होगी, तो उसकी वैल्यू तो एज इट इज़ ले लेंगे, जो हमारी जो साइन लगा होगा एज इट इज़ ले लेंगे। अगर ये 2 प्लस आगे होगा, बस इतना ट्रिक रख लीजिए, आप एक ट्रिक दिमाग में रखिए। अगर ये वैल्यू, ये हमारे जो कैटायन है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर पहले दिया होगा दोनों में तो वैल्यू सेम रहेगी, और अगर जिसके बाद में दिया होगा तो उसकी वैल्यू आप लोग अलग कर दिएगा। जिसकी पॉजिटिव वैल्यू बाद में दी होगी उसकी हम लोग साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसी ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो हम लोग फार्मूले में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ये यानी इसकी साइन चेंज कर दी, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, देखिए CR3 प्लस आगे लिख दिया है और CR पीछे चला गया है। तो देखिए ये रिडक्शन फॉर्म हो गया, तो ये भी रिडक्शन फॉर्म हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ने चेंज करा, ये तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन इसको हम लोग ने चेंज किया है, तो ये वाले में हम लोग चेंज जिसमें करें तो उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है, साइन कर दिया। अब देखिए रिएक्शंस लिखेंगे हम लोग, रिएक्शंस जब लिखेंगे
तो देखिए क्या है, पहले क्रोमियम क्या कर रहा है, क्रोमियम 3+ में जा रहा है, तो पहले Cr क्रोमियम लिख देंगे। और फिर अभी ये रेड वाला जो दिया है ये मैंने रिएक्शंस को बैलेंस करा है आप लोग को समझाने के लिए कैसे हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको भी समझने के लिए पहले एक एक स्टेप समझिए। क्रोमियम से किस में जा रहा है, क्रोमियम 3+ में जा रहा है, क्रोमियम 3+ में जा रहा है। फिर अगला क्या हो रहा है, Fe2+ से अपने नॉर्मल स्टेट Fe में आ रहा है, ठीक है, Fe2+ से Fe में आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले ये देखिए यहाँ पर क्रोमियम कितना है, यहाँ पर 3+ है, और यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर Fe2+ है। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, क्रोमियम 2 3 6 हो गया। अब ये इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2+ है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और ये 2 3 6, तो यानी ये 6 6 चार्ज बैलेंस हुआ। 3 2 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 6, तो ये 6 6 दोनों तरफ हो गया। अब देखिए रिएक्शन में अभी खाली समझ लिए, यहाँ पर Fe लिखा है, यहाँ पर Cr क्रोमियम लिखा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्रोमियम 2 हो गया है, तो इस तरफ 2 हो गया, तो इस तरफ भी हमको क्रोमियम के आगे 2 लिखना पड़ेगा। ये 2 मैंने लिख दिया ऑलरेडी, पहले से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए Fe के आगे 3 है, और यहाँ Fe के आगे हम लोग को 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, आगे n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ n की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, 2Cr, यानी यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। जब कुछ नहीं लिखा तो लिखा रहेगा तो समझ लेगा यहाँ 0 है। तो ये 0 से कितने में जा रहा है, कितने में जा रहा है, यहाँ पर देखिए 2 3 6, तो यानी 6 में जा रहा है, यानी तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 6, यानी यहाँ से 0 से 6 में जा रहा है। तो यहाँ n की वैल्यू निकल आई 6, समझ में आया कैसे निकली, 2 3 6 हो गया। और यहाँ 0 से 6 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ये नहीं कि यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ ऐसे मत देखिए, ऊपर यहाँ जो लिखा होगा, तो यहाँ 0 से किस में जा रही है, 6 में जा रही है, तो n की वैल्यू 6 निकल आई। अब देखिए आगे क्या करते हैं, n की वैल्यू आप लोग को पता चल गई। अब हम ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जो फार्मूले में मैंने ये फार्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला जो है, ये चीज़ फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे एट रूम टेम्परेचर पे। तो अब हम लोग लॉग की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी हम लोग ने n की वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये पूरा निकाल लेते हैं अलग से, फिर अलग एक हम लोग पूरे फार्मूले में उसकी वैल्यू सब रख देंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये log 10। अब देखिए प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट ये दिया है, और देखिए प्रोडक्ट ये है, मैंने ये रिएक्शन लिखा तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी है, प्रोडक्ट की 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो देखिए इसको क्या करेंगे 10, यानी यहाँ पर 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए, अभी इस पर मत जाइए, इसके स्क्वायर पे मत जाइए। और फिर इसके बाद हमारे प्रोडक्ट क्या है हमारा, क्रोमियम। क्रोमियम देखिए प्रोडक्ट में हमारा क्या आ रहा है, रिएक्टेंट ये है क्रोमियम Fe, देखिए Fe का क्या है 0.01 m, 0.01 m। तो देखिए क्या हो गया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का। अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन का लेंगे ना, जिस पे हम चार्ज लेंगे उसी का हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे। तो यानी देखिए यहाँ पर चार्ज जिस पे लिखी हुई है उसी की वैल्यू लिखेंगे। अब हमको पहचानना है कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो देखिए ये प्रोडक्ट है हमारा क्रोमियम का, तो क्रोमियम की कितनी दी है 0.1 m, तो 0.1 m यानी 10⁻⁻1 हो गया ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखेंगे 0.01 m, तो 0.01 m को कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻2, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में Fe आ रहा है ना, देखिए Fe की कितनी दी है, Fe की दी है, तो यहाँ Fe की वैल्यू लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर कैसे आया, स्क्वायर इसलिए आया, अभी मैंने जो मैंने बताया था इन जनरल वाला करके, इन जनरल करके जो मैंने बताया था कि C था, फिर C A था, फिर स्क्वायर था, फिर उसके ऊपर ए का वो चला गया, मतलब कैपिटल, फिर स्मॉल हो गया, फिर सी का था, फिर ऐसे बताया नहीं था अभी मैंने, तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आगे 2 लिखा है, ये 2 है। तो यानी क्रोमियम का लेना है हमको, सिर्फ जिसका ऊपर चार्ज रहेगा उसी का लेते हैं, यानी एक्वस फेज का। तो ये सब एक्वस फेज में है। तो देखिए ये क्या चला जाएगा 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसका कितना है, इसका 3, तो 3 इसके स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 10⁻⁻1 का 2 हो गया, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 3 6 हो गया। अब देखिए इसको काट देंगे, -2 -6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 10⁻⁻4 आ गया। 10⁻�4 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, तो 4 log, ये क्या हो जाएगा 4 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 4 log 10 हो गया, ठीक है, 4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 ×
1 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यानी हमको ये भी पता चल गया है, देखिए अब आगे देखिए, हमको ये भी पता चल गया है, हमको ये भी पता चल गया है। अब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही यानी ई सेल, ये कैथोड माइनस एनोड। तो हमको कैथोड की यानी इसकी साइन मैंने अभी चेंज करा था, वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया है। तो यहाँ फार्मूले में रख देंगे -0.04, और पहले माइनस यहाँ लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.74 में माइनस 0.44 चला जाएगा, यानी ऐसे समझिए 74 में 44 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 0.30 वोल्ट। ठीक है, इतना बचा। अब इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, एन की वैल्यू भी हमने निकाल लिया था, 6 आया था ना, और फिर इंटू 4 कर दिया, क्योंकि हमने लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंस जो निकाला था वो 4 आया था। तो देखिए अब क्या वैल्यू पूरी पुट कर देंगे, तो देखिए होगा क्या, यहाँ 0.30 हो गया, फिर इसकी 0.059 है ना, तो इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 59 को 6 नहीं लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं। देखिए 59 है, 0.059, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ नीचे 6 लिखा हुआ तो 6 डायरेक्ट 6 से कट जाएगा, तो ये जगह 0.01 हो गया। ठीक है, इंटू 4 है तो ये 0.04 हो गया। ठीक है, क्योंकि इंटू में 4 लगा हुआ, ये तो लिखा है 0.30। अब मान लीजिए यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 30 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 26। तो आंसर कितना आ गया 0.30 माइनस 0.04, ये जब चला जाएगा तो आंसर आएगा 0.26 वोल्ट। तो समझ गए इस सेल की आंसर कितनी आ रही है 0.26 वोल्ट। तो देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को दूंगा होमवर्क में करने के लिए, ये आप लोग इसको करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। देखिए क्या, कैलकुलेट द ई सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल्स। ई सेल भी दे सकता है और पूछेगा ईएमएफ भी, दोनों की हमारी क्या होती है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, तो एट रूम टेम्परेचर दे देगा या एट 25 डिग्री सेल्सियस देगा, तो यानी हमको रूम टेम्परेचर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, ये दिया हुआ है Fe से Fe+2+ में जा रहा है और H+ से H2 में आ रहा है, यानी इसका देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन दे रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, ये देखिए Fe2+ से Fe में आ रहा है। ठीक है, वैल्यू क्या है, वैल्यू सही दी हुई है, जो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ प्लस से भी इसमें भी आ रहा है। ठीक है, प्लस से अपने न्यूट्रल स्टेट में, यहाँ प्लस से अपने न्यूट्रल स्टेट में, यानी दोनों की हमारे को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, और किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ये लोग आप मैंने सीरीज़ बनाया है, सीरीज़ जो बताया उससे देखिए और पूरा क्वेश्चन करिए। आप लोग इसका आंसर इसी फार्मूले से लगा कर निकालिए। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रहेगी, बात ध्यान दीजिएगा। तो पूरा हमारी ये पूरा कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चन करिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी बहुत मेन है, 0.013 मोल, 0.01, इसका भी यूज़ होगा क्या निकालने के लिए, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन करिए और इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और हम अब पढ़ते हैं क्या, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस। अब हम लोग का 2 चीज़ बचा हुआ है, कंडक्टेंस एंड कोलराज लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ तक के जो था ये हमारा नर्स इक्वेशन का क्या था, नर्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल था, एप्लीकेशंस वगैरह उसमें। देखिए एक और है इसमें, एक एप्लीकेशन नर्स इक्वेशन की एक और है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉग के इक्विलिब्रियम निकालते हैं। देखिए एक एप्लीकेशन नर्स इक्वेशन की और है, क्या पूछेगा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो लॉग के इक्विलिब्रियम पूछ सकता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसका फार्मूला क्या है, NE0 सेल्स। ठीक है, 0.591, ये क्या होगा एट रूम टेम्परेचर, बट एट एनी टेम्परेचर क्या होगा, देखिए लॉग के इक्विलिब्रियम NF, F आ गया यहाँ फैराडे कांस्टेंट, यहाँ F नहीं था ना, यहाँ F आ गया, NF ई सेल वही चीज़, और ये चीज़ चेंज है 2.30, और हमारी रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगी 0.591, और एट एनी टेम्परेचर क्या रहेगी 2.303 RT। तो देखिए ये क्या हो गया, NF ई सेल डिवाइडेड बाई 2.303 RT। जब हमारा रूम टेम्परेचर पे पूछेगा तो 11 लगाइएगा, जब एनी टेम्परेचर पे पूछेगा तो 11 निकालिएगा। ठीक है, ई सेल कैसे निकालेंगे तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो सबका एन कैसे निकालेंगे भी मैंने बता दिया, कोई इक्वेशन देगा, कोई रिएक्शन देगा तो उसकी एन वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी ई सेल कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया है। तो आप बस यही न्यूमेरिकल्स मतलब जो आता है आपको फार्मूला याद होना चाहिए, या फिर आपसे पूछेगा ईएमएफ पूछेगा या फिर लॉग के इक्विलिब्रियम पूछेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपसे पूछ सकता है। अगर रूम टेम्परेचर पे पूछेगा तो रूम टेम्परेचर वाला फार्मूला लगाइएगा, और अगर किसी एनी टेम्परेचर पे पूछेगा तो एनी टेम्परेचर वाला फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट ख़त्म हो चुका है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो देखिए, अगर आप पॉलीटेक्निक के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीटेक्निक का सिलेबस यहीं तक के है। कहाँ तक के? नर्स इक्वेशन तक के, ठीक है। और सीबीएसई 12th का, सीबीएसई बोर्ड 12th का अभी 2 हमारा टॉपिक रह गया है। कंडक्टेंस रह गया है, मैं इसको पढ़ाऊंगा अभी, और कंडक्टेंस के बाद कोलेराज लॉ। तो यानी 2 कॉन्सेप्ट बचा है, तो उसको भी चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा सीबीएसई 12th का भी हमारा सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा हो जाएगा, यानी एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाएगा। तो ये, और जो पॉलीटेक्निक वाले हैं उनका सिलेबस यहीं तक के है। आप लोग भी देख लिए, कंडक्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग पढ़ाते हैं कंडक्टेंस, और बहुत ही, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोलेराज लॉ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस। तो देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, तो पहले ये जान लिए। देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द सब्सटेंस आर क्लासिफाइड। जो सब्सटेंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। देखिए जो कंडक्टर होते हैं वो हमारी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वहाँ पर होता है, ठीक है। और कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, मेटेलिक और आयनिक कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक और आयनिक कंडक्टर। और दूसरा तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। 2 तरीके के कंडक्टर होते हैं। और हमारा अगला क्या है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यानी हाफ हाफ, यानी समझ लिए 50-50 है, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर है, यानी। और आगे अगला क्या है? अगला इंसुलेटर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता हो, ठीक है। तो समझ गए, पहले हम लोग को एकदम बेसिक से आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको चला गया कंडक्टेंस बताने लगा, एकदम शुरुआत से। तो इस लेक्चर्स में आपको बहुत सारी डिफिनीशंस आएगी, मतलब इस टॉपिक में। तो इसको समझिए और अच्छे से अपनी नोट्स बुक पे लिखते रहिए, ठीक है। तो ये इतना आप लोग को समझ में आया। तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए उसको मैं बताता हूँ। देखिए मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या लिखा है, देखिए पहला मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक। पहला डिफरेंस क्या है? द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लो ऑफ करंट का मैं बता रहा हूँ डिफरेंस। तो इसमें क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से इसमें हमारा करंट फ्लो होता है। द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन, यानी इसमें आयंस का फ्लो होगा, इसी वजह से करंट का फ्लो होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इसी वजह से हमारा करंट का फ्लो होगा। यानी ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये हमारी मेटेलिक कंडक्टर है, यानी यहाँ पर समझिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या डिफरेंस है। दूसरा देखिए, केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एंड द सब्सटेंस इज नॉट डिकम्पोज आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें अगला देखिए, ए डिफिनिट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एंड द सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो डिकम्पोज। जो इलेक्ट्रोलाइट का सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, जो इसका होता है वो डिकम्पोज नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसी की वजह से क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट होता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वजह है क्योंकि इसमें आयंस के होते हैं सोल्यूशन में। अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। देखिए द रेजिस्टेंस, अगला क्या है? रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द अपोज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैटायन। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स पे जाहिर सी बात है कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज करंट, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसमें जो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को फ्लो करने से रोके। तो उसमें कौन रोकेगा? उसके अपोजिट चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज का। तो हमारा कौन रोकेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये लिखा द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द अपोज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किस वजह से होता है? अपोज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैटायन, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें क्या है? द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द 3 टाइप। इसमें 3 तरीके के मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो 3 तरीके की वजह से होता है। देखिए पहला क्या है? सॉल्यूट इंटरेक्शन, दूसरा क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा क्या है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब अगला आइए देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। देखिए बहुत बहुत बारीक बारीक सा फ़र्क है। तो आप लोग अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये हो गया। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं।
आगे क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूँ, एकदम डिफिनीशन एकदम शुरुआत से आप लोग को लेके चलने। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। देखिए अब क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। देखिए ये क्या है, ओम लॉ क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि देखिए इसमें क्या है, बेसिकली ये बताया गया है कि जितने वोल्टेज की बैटरी लेंगे तो उतना हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यानी अगर हाई वोल्टेज की बैटरी लेंगे तो हाई करंट फ्लो होगा, लो वोल्टेज की बैटरी लेंगे तो लो करंट फ्लो होगा। वो यही बताया गया इसलिए में। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई, इसको आई से डिनोट किया गया, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट वी अक्रॉस इट। यानी अगर हम किसी भी बैटरी का वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लेंगे तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, वी इज इक्वल टू आई आर हो गया, ये आर आ गया रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस, ठीक है। आई आ गया क्या, रजिस्टेंस, मतलब ये आर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा इज इक्वल टू का आया, तो यहाँ पर एक हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसकी हमारा क्या हो गया, वो रजिस्टेंस है। तो समझ गए ओम लॉ क्या, ओम लॉ यानी जो जितनी हायर बैटरी लेंगे तो उसमें हायर करंट फ्लो होगा। तो आइए अगला देखते हैं। अब देखिए रजिस्टेंस आया, तो रजिस्टेंस माने क्या होता है, रजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहले समझ लिया रजिस्टेंस होता क्या है। रजिस्टेंस वो होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। जैसे आप चल रहे हैं, आपको कोई चीज़ रोकती, फ्रिक्शंस वो होता है, ठीक है। और जैसे करंट चल रहा है तो करंट चलने की वजह से क्या, मतलब करंट को जो चीज़ रोकेगा, कोई भी चीज़ करंट को फ्लो करने से रोके, वो क्या कहलाता है, रजिस्टेंस। तो वो उसका रजिस्टेंस हो गया, क्या, जो करंट करने से रोके उसको। तो द एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट इज नोन एज रजिस्टेंस। तो देखिए क्या है, रजिस्टेंस इज किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन है। यानी जितना हमारा, जैसे तार अगर लंबा होगा, ठीक है, तो उसके जैसे अगर तार हमारा लंबा होगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितने लंबा तार होगा उतना हमारा क्या होगा, उसकी रजिस्टेंस, ठीक है, उसकी जो हमारे करंट को फ्लो करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी अगर हमारे तार लंबा होगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। यानी अगर हमारा देखिए तार अगर मोटा होगा, क्रॉस सेक्शन यानी समझ लीजिए इसमें मोटाई, अगर तार मोटा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, अगर तार पतला होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम, यानी एरिया, अगर एरिया जो उसकी मोटाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए तो देखते हैं जहाँ जहाँ ज़्यादा, मतलब जहाँ पर हमारे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे करंट्स का फ्लो होता है, अगर देखिए हाई, मतलब देखते हैं कि जहाँ जहाँ जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं तार पतले होने की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो पावर सप्लाई होती है, तो देखिए बाहर की जो सप्लाई आती है, देखिए जो 11,000 ये सब वोल्ट रहता है, तो देखिए उसमें तार कितने मोटे मोटे लगे रहते हैं। तो मोटे इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि उसकी हमारी रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये वही वजह है, यानी ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यानी अगर मोटाई ज़्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। समझ गया, पहला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू एल बाई ए। तो ये एल बाई ए, यहाँ पर एल की वैल्यू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ए। अब यहाँ पर क्या लगेगा, आर, ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान रखेगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा रो। अब देखिए ये क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए ये क्या होता है, जो हमारा ये कांस्टेंट आया है इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ वायर, रजिस्टिविटी ऑफ वायर। एल क्या है, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो समझ गया रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस आप लोग को समझ में आया होगा। अरे भाई हम लोग रेजिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग को तो पढ़ना, हम लोग कंडक्टेंस पढ़ना, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट हम लोग को तो पढ़ना है, करंट का बहना, ठीक है। हम लोग को कंडक्टेंस पढ़ना है, लेकिन हम लोग रजिस्टिविटी पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, तो हम लोग को ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो तभी हम लोग कंडक्टेंस जान पाएंगे, इसीलिए हम लोग ये पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं क्या, रजिस्टिविटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कंडक्टेंस पढ़ते हैं। देखिए रजिस्टिविटी क्या हुआ, ये निकल के आया, आर इज इक्वल टू 1/a। देखिए ऑन एज्यूमिंग एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब हमने एक एज्यूम करा कि हमारी लेंथ, लंबाई इतनी 1 सेंटीमीटर है और हमारी
क्या है, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए जब हम कोई चीज़ एक यूनिट डायमेंशन मिलेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मतलब एक यूनिट लिया है, एक 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ लिया है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक, इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंगे जहाँ पर एक यूनिट डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, जब ये 1 हो गया तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 और 1 का स्क्वायर। तो देखिए यह क्या हो गया, ये 1 का कट जाएगा, R इक्वल टू रो। तो यानी क्या हो जाएगा, द रजिस्टिविटी इज़ नथिंग, जो हमारा रजिस्टिविटी है जो निकल के इज़ नथिंग, रजिस्टिविटी इज़ नथिंग बट रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कंडक्टर। यानी जो रजिस्टिविटी है किसके बराबर हो गया, रजिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी जो उसका हमारा रेजिस्टेंस है वो रजिस्टिविटी हो गया, वही जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टिविटी हो जाएगा जब हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। तो यानी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। भाई आगे पढ़ते हैं, कंडक्टेंस आ गया मेन चीज़ कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस होता क्या है, मीजर ऑफ ईज विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। यानी देखिए करंट का फ्लो होना, मीजर ऑफ ईज यानी करंट का आसानी से फ्लो होना, विच करंट, मीजर ऑफ ईज यानी आसानी से उसका जो है करंट का फ्लो होना थ्रू ए कंडक्टर। यानी कोई भी चीज़ जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, यानी इसको ऐसे समझ लिए एबिलिटी टू कंडक्ट, एबिलिटी टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या हो जाएगा कंडक्टेंस। तो मेजर ऑफ इज विच फ्लो करंट थ्रू ए कंडक्टर्स। तो समझ गए कंडक्टेंस क्या होता है। अब कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस यानी क्या बता रहा है, हमारा करंट का बहना, और रेजिस्टेंस क्या बताता है, करंट का रुकना। तो यानी ये देखिए इनवर्स है ना, दोनों चीज़ अपोजिट है दोनों चीज़। तो ये क्या हो गया, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई जी, डिनोटेड बाई जी। अब देखिए क्या होगा, यूनिट क्या होगा, अब जो हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस यानी ओम, जो अभी बता रहे थे ओम ने बताया था। तो देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होती है। तो हमारी ये क्या है, इनवर्स है यानी अपोजिट है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। और इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है मोह, इसकी यूनिट भी मोह है, MH, इसको उल्टा कर दिया। और इसकी एक साइमन है यानी इसको ब्रैकेट में कैपिटल S। ठीक है, स्मॉल नहीं कैपिटल S होता है। ठीक है, ओम इनवर्स या फिर मोह या फिर साइमन, तो इसकी यूनिट है। तो ये चीज़ कंडक्टेंस समझ में आया। अब आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था। अभी हम लोग ने अब क्या पढ़ा, कंडक्टेंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी यानी इसी का, रजिस्टिविटी जो हमने पढ़ा है अभी, उसी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय के, कप्पा, कप्पा की वजह से इसको डिनोट, इसको कप्पा मतलब कप्पा लिखते हैं। इसका डोनेशन जो था, इसको डोनेट कैसे करते हैं, कप्पा के। अब देखिए क्या होगा, कप्पा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ यही हमने जो अभी निकाला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। समझ गए आप लोग। तो देखिए ये क्या है हमारा, अभी मैंने जो बताया था ये क्या होता है डायरेक्टली, मतलब जो हमारा ये रो है, रो क्या है, आर ए बाई एल। तो हमने इसको 1/r लिख दिया क्योंकि यहाँ 1 लगा हुआ है, 1/a हो गया। ठीक है, तो देखिए जब इसको कप्पा कैसे लिखते हैं, जो हमारा कप्पा होता है ये क्या होगा, कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। ये क्या, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, ये कंडक्टेंस है ना 1/r कंडक्टेंस, और ये क्या है, सेल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कितना निकल के आया, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो समझ में आया आप लोग को, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्या है रेजिस्टेंस, क्या है रजिस्टिविटी, क्या है कंडक्टेंस, क्या है कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, समझ में आया होगा। पहले हमने बताया रेजिस्टेंस यानी फ्लो, करंट का फ्लो रोकना, तो क्या कहलाता है रेजिस्टेंस। और रजिस्टिविटी क्या कहलाएगा, जब हम लोग एक यूनिट मास यानी 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर
स्क्वायर उसका एरिया लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी उसकी रजिस्टिविटी कहलाएगी। और फिर हम कंडक्टेंस क्या कहलाएंगे, एबिलिटी टू फ्लो ऑफ करंट, ये क्या कहलाएगी हमारी कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी कब कहलाएगी, कंडक्टिविटी तब कहलाएगी, कंडक्टिविटी जब हम एक यूनिट डायमेंशन लेंगे, यानी इतने डायमेंशन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। जैसे 1 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जस्ट वैसे ही है सेम, जैसे हमारा रेजिस्टेंस टू रजिस्टिविटी है, वैसे कंडक्टेंस टू कंडक्टिविटी है। समझ में आया? अगर आपको रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी समझ में आ गया होगा तो कंडक्टेंस टू कंडक्टिविटी समझ में आ गया होगा। और हमारा अगर रजिस्टिविटी आया समझ तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो समझ गए उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये वैल्यू इसका जो फार्मूला है इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, और कप्पा यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये अभी तक हम लोग वायर में बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक में हम लोग क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे। हम लोग को क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग वायर जो लेंगे, तो वायर तो लेते नहीं है, उसमें एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन में हमने साल्ट वाल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, जैसे कुछ भी डाल, मतलब जो उसका साल्ट होगा वो डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, तो जब वहाँ पर हमारा, अब हम वहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, सवाल उठता है कि नहीं। तार है तो उसकी लंबाई निकाल लिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया, बट वहाँ पर हमारा सोल्यूशन रहेगा तो उसका कैसे निकालेंगे। हमको अभी सोल्यूशन में ही बात करना, तार को तो बात करना, ये तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। वायर को कैसे लिया ये सब मैंने समझाया है। और इस समझने, ये जो मैं आपने समझा है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। तो वहाँ पर जहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जहाँ पर हम सोल्यूशन लेंगे। तो देखिए होता क्या है, अब देखिए इसको समझने के लिए ये समझ लेंगे तो आप समझिए। ये मान लीजिए हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रोड डुबो दिया है, इलेक्ट्रोड। तो देखिए ये इलेक्ट्रोड मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इलेक्ट्रोड ये एल जो होगा, अभी तक हम लोग तार की लंबाई ले रहे थे, जैसे ये तार की लंबाई ये एल हो गई थी, बट इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे जो एल लेंगे वो इन दोनों की, यानी दोनों इलेक्ट्रोड की डिफरेंस लेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड में जो डिफरेंस होगा वो उसका एल होगा, यानी उसकी लेंथ होगी। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, देखिए ये इलेक्ट्रोड ये थ्री डायमेंशन में मैंने दिखाया है। तो देखिए इसको दिखाने का तरीका है, वही चीज़ बना है, खाली दिखाने का तरीका है ऐसे। तो जो हमारा इसकी लंबाई, जो हमने इसकी लंबाई ले लिया, ये इन दोनों की डिफरेंस को इसकी एल लेंगे, और जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी चौड़ाई, ये देखिए ए, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ बना हुआ है, वही चीज़ बना, एल ये हो गया, ये दो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, और ये ए हो गया। तो ये अब एल जितना ऊपर रहेगा, ठीक है, जितना ऊपर है उतना नीचे रहेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। जितना ऊपर रहेगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ऐसे बन के ये हो गया। तो देखिए ये हमारा क्यूब बन गया, वही जो मैंने एक क्यूब बनाया है, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ भी, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1। तो समझ गए, हर तरफ 1 है, यानी इसके ऊपर भी जितना रहेगा नीचे भी उतना रहेगा। तो इसके अंदर अब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। जो एक क्यूब के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रहेगा, अब हमको यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स मिल गया, यानी इलेक्ट्रोलाइट का एल, इलेक्ट्रोलाइट का ए आप लोग को पता चल गया होगा। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ए पता चल गया आप लोग को। वही मैंने जो अभी मैंने यहाँ करके बताया है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर 1, यानी हर तरफ 1 रहेगा। तो इसका ऑल डायमेंशन क्या है, इसका सेम है। तो क्यूब बन गया ना ये। अब ये जिसका ऑल डायमेंशन सेम, ये क्यूब बन गया। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। अब साइड का क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी क्यूब कर दिया ना, क्यूब कर दिया तो इसका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml, 1 ml। अब यानी देखिए अब हमको पता चल गया 1 ml, समझ गए, 1 ml जब हम उसका कंडक्टेंस निकालेंगे किसका, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में जब 1 ml सोल्यूशन का, जब हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का
जब हम कंडक्टेंस निकालेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, जो हम उसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए कैसे निकाला, अभी मैं तार में बता रहा था, तार का आप आराम से, वायर का आप आराम से एल भी निकाल लेंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया ए भी निकाल लेंगे। बट हम किस में फंसते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट जैसे देखिए मैंने कैसे आपको क्लियर करवाया हुआ है। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इतना हम लोग ने पढ़ लिया है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं आगे। अभी तक हम लोग ने क्या देखा, 1 ml निकाला हमने क्यूब करके। तो देखिए अब उसी का हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा। मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल the ions present in the volume of electrolyte solution which contain 1 ml of electrolyte। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या था, अभी मैंने आप लोग को बताया, जैसे तार होता है तो उसका हम लोग, वायर होता है तो उसका वो निकाल लेते हैं क्या, उसकी लेंथ निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे। बट हमारा जब इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो मैंने कैसे निकाला है, आप लोग के सामने अभी निकाला है, क्यूब बन गया था। ठीक है, तो क्यूब बन गया था जिसकी ऑल डायमेंशनल सेम थी, तो इस चीज़ की वजह से क्या आ गया था, वहाँ पर हमारे साइड का क्यूब आ गया था। साइड का क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो वही कह रहा हूँ, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का हम कंडक्टेंस निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ पर मोल। ठीक है, ये हो गया, ये समझ गए आप लोग। अब देखिए क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा लिख दिया, लेमडा इज इक्वल टू के मानी हमारा जो के निकाल लेते हैं यानी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे क्या लिख दिया, कप्पा। कप्पा कितने वॉल्यूम में, वी लिख दिया। ठीक है, अब इतना आप लोग को पता है, ये चीज़ आप लोग को पता है। ठीक है, अब आगे देखिए ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए आप इसको ऐसे देखिए। देखिए ये है हमारा, देखिए 1 ml है तो 1 ml यानी कप्पा, 2 ml है यानी 2K, 3 ml है यानी 3K, VML तक चला गया, VML यानी VK, VML यानी VMK। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया, आई होप इतना आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए ये कोई हमारा क्या है, वाटर में हमने CaCO3 डाला 100 ग्राम। ठीक है, तो अब इसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमको मालूम नहीं है कितना है, 1 ml है तो इसमें ये लिख दिया कितना, बस इतने सोल्यूशन में इतना है। ठीक है, कितने सोल्यूशन में हमने 1 ml को डाला, कितने सोल्यूशन में, तो हमको तो वो तो मालूम नहीं है, तो हमने इसका क्या लिख दिया, VM यानी वही चीज़ VM। तो अब क्या हो गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर हम लोग हर चीज़ लीटर में निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1 इंटू, इसकी वैल्यू तो 1 ही है ना, मोल ऑफ सैल्यूट कितना है, 1 ml लिया है, मोल ऑफ सैल्यूट कितना लिया है, 1 ml लिया है ना। कितने में हमने 1 ml सोल्यूशन को, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स को कितने उसमें लिया है ये नहीं पता है हमको। ठीक है, तो उसका हमने क्या लिख दिया, VM, उसको हम लोग ने क्या लिख दिया, VM, यही जो लिखा हुआ है VM। और कितना हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि हम किसी चीज़ को किस में निकालते हैं, लीटर में निकालते हैं। तो ये क्या निकल के आ गया, VM इधर चला जाएगा, जब VM इधर जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाई M, तो VM इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई M। तो इतना समझ में आया, ये इधर ये इतना, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आप लोग को अलग समझा दिया है। तो क्या निकल के आया, V इक्वल टू 1000/1 ये देखिए, ये आसानी से समझा, वो आप लोग मत समझिए, इसको समझिए, ये एकदम इजी वे में आप लोग को समझाया है कि वो जो हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो कितने मिलेंगे ये हमको नहीं पता है, तो उसको हम लोग ने लिख दिया VM और हम लोग ने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 लीटर रहता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लीटर में उसके जो है हमें आंसर निकालना रहता है, इसलिए 1000 कर दिया। ठीक है, देखिए ये निकल गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो देखिए क्या निकल के आएगा, लेमडा इज इक्वल टू K, और V की जगह हम कह देंगे लेमडा इज इक्वल टू K, तो वही है, देखिए कप्पा, और V की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, V की जगह 1000 डिवाइडेड बाई M लिख दिया, 1000 डिवाइडेड बाई M। तो ये हमारा क्या निकल के आया, मोलर कंडक्टेंस निकल कर आ गया। ठीक है, आप लोग को आंसर मिला, मोलर कंडक्टेंस निकल कर आया आप लोग का, तो यही मोलर कंडक्टेंस है। अब चलिए मोलर कंडक्टेंस ये, अब इसके आगे देखते हैं, उसकी जो यूनिट है वो बताते हैं आप लोग को। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट। देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट निकालने के मैंने फार्मूला लिख दिया, लेमडा इज इक्वल टू कप्पा
1000 बाई डिवाइडेड बाई मोलरिटी। देखिए कप्पा की जो होती है यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको हम लोग एक चीज़ और बोल सकते हैं, ओम होम इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको ओम इनवर्स भी बोलते हैं। और मोलरिटी की क्या यूनिट होती है, मोल डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाई मोल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइमन सेंटीमीटर। और ये यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमारा 3 है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर ये 1, तो ये 3 1 से चला जाएगा, 2 बचेगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ ये डायरेक्ट ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अब ये इसको हम लोग इसकी इन्वर्स, इसकी यूनिट क्या होती है, कप्पा की ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स भी होती है, यानी ये जो होती है ये, या फिर ये होती है, या फिर साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। तो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स लिख दिया, और यहाँ पर मोलरिटी की जो हमारी यूनिट आएगी, मोल डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब ऊपर जाएगा तो डिवाइडेड बाई मोल हो गया नीचे ऐसे, तो सेंटीमीटर का क्यूब और माइनस इधर से जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा एक, और ये मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल, साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा मोल, या फिर ये भी हो जाएगा ओम इन्वर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी यही कट जाएगा ऊपर जाकर, और हमारा मोल इन्वर्स, यानी ये भी यूनिट हो सकती है और ये भी यूनिट हो सकती है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइमन मीटर का स्क्वायर मोल इन्वर्स, ठीक है, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो 3 यूनिट हमारी निकल कर आ गई। तो समझ में आया आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए जब हम लोग कंडक्टेंस कितने निकालेंगे, देखिए ये चीज़ लिखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस द कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका हम लोग कंडक्टेंस निकालेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। जब हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालेंगे तो हमारा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, वही जैसे हमने अभी क्या निकाला था मोलर कंडक्टेंस, वैसे सेम टू सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा, यानी हमारे क्या है कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम हो जाएगा V, यानी वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। वैसे ही निकालेंगे यहाँ पर भी आ जाएगा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा के, तो ये क्या होगा, नॉर्मेलिटी पे आता है, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के कप्पा 1000 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये फार्मूला निकल कर आ गया। अब आइए आगे इसकी यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी, इसको यूनिट हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यूनिट क्या होगा, अब यूनिट आप लोग बताइए क्या होगा, यूनिट ऐसे ही निकालेंगे। देखिए यहाँ तक क्या था, के कप यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वही जो मैंने भी बताया था। और नॉर्मेलिटी का क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का क्यूब। और ये साइमन सेंटीमीटर का इनवर्स हम लोग वो भी कह सकते हैं ओम, क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। अब सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये 2 से 1 चला जाएगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्यूब था, ये 1 है तो कैंसिल हो जाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये है, अब ये भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे है साइमन, देखिए ऐसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और फिर ये ऊपर चला जाएगा ये, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ये मतलब ये 3 है तो ये 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा। और डिवाइडेड में क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। हमारा ये क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये साइमन सेंटीमीटर से ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, -1, ठीक है।
यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट -1। तो देखिए हमारा मेरा यूनिट निकल कर चला आया, ठीक है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी यूनिट सेंटीमीटर, ये क्या निकला, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर कट जाएगा ना, ये सेंटीमीटर इनवर्स कट के क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जैसे हमने निकाला है ये, और ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कैसे निकला, इसकी ये यूनिट है, एग्जाम में आती है, यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। और सेंटीमीटर जब हमारा मीटर हो जाएगा तो यहाँ पर जब मीटर में पूछेगा तो यहाँ मीटर लगा देगा। यूनिट एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है बहुत सारे एंट्रेंस पेपर में, तो यूनिट क्या है आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, और कैसे निकाला है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को क्या बताते हैं, अब हम आप लोग को इसका रिलेशन बताते हैं। देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखिए अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया, अब इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस 1000 K डिवाइडेड बाई m, ठीक है, इसकी यूनिट लिख दिया। और इसकी क्या करेंगे, इसका लिखेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1000 K डिवाइडेड बाई n, नॉर्मेलिटी है, यहाँ पर मोलरिटी है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये मोलर कंडक्टेंस है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, समझ गए। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हम लोग लिख देंगे, देखिए क्या होता है, अब यहाँ मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये दोनों चीज़ हम लिख देंगे, दोनों की वैल्यू लिख देंगे, 1000 डिवाइडेड बाई K m, यहाँ मोलर कंडक्टेंस में m आ रहा है, और फिर इसकी कंडक्टिविटी इसमें क्या आ रहा है, n आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो ये चीज़ हमारा कट गया, ठीक है, ये सेम चीज़ है तो कट गया, m बाई क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा n, तो n बाई m आ गया, क्या आ गया, n बाई m आ गया, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई n बाई m, क्योंकि ये n ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा। अब नॉर्मेलिटी अब होता क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, बताइए क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू है, इसके आगे है इंटू n फैक्टर, ठीक है, इंटू n फैक्टर, कहीं कहीं x फैक्टर लिखा रहता है, कहीं कहीं n फैक्टर लिखा रहता है। तो देखिए ये समझ में आ गया, ये कैसे आ गया, तो ये आप लोग को इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, ये चीज़ होता है, ये नॉर्मेलिटी इंटू मोलरिटी क्या होता है, x फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग x भी लिख सकते हैं, x या फिर n, कहीं कहीं x लिखा रहता है, कहीं कहीं n लिखा रहता है, ठीक है। तो हमने x फैक्टर लिख दिया। तो देखिए अब हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, मोलर, यानी हमारा क्या, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं, और रिलेशन देख लिए कैसे निकल कर आ गया, ठीक है। तो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारा एक अभी चीज़ बचा हुआ कोलराज लॉ, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोलराज लॉ। ये कैसा लगा है, हमने इसमें पढ़ा है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फिर उसके बाद कंडक्टेंस, फिर कंडक्टिविटी, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा, फिर मोलर कंडक्टेंस पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा, फिर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, और सबकी यूनिट भी निकाला है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक अपना बचा है कोलराज लॉ। देखिए एक ही हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो 1 शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो में हमने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग को पढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कोलराज लॉ। तो आइए पढ़ते हैं कोलराज लॉ। तो देखिए कोलराज लॉ होता क्या है, देखिए कोलराज लॉ पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं। देखिए जो कोई एक हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसमें जैसे कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, जैसे जैसे हम उसका डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं, यानी उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, ठीक है। और जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें भी अगर हम डाइल्यूशन यानी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो होगा हमारा कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। देखिए होता क्या है, क्यों होता है, देखिए अब इसको समझ लीजिए आप लोग, इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए जैसे मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी उसका बढ़ाया डाइल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन बढ़ गया, और हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी जैसे हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, कंडक्टिविटी इसमें भी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी इसमें भी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, जो हमारा ये है इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है,
A प्लस बी माइनस, तो ये जो आयन होगा ये आयोनाइज होने लगेगा, तो जैसे आयोनाइज होगा वैसे करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयोनाइज होता है, आयोनाइज होने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो पहले से आयोनाइज है ना, उसमें से आयोनाइज पहले से है, इसलिए हम अगर उसमें बढ़ाते हैं डायल्यूशन तो देखिए होगा क्या, ये जो आयोनाइज पहले से, तो इन दोनों की दूरी बढ़ जाएगी, यानी जो हमारे A प्लस आयन है B नेगेटिव आयन है, तो ये दूरी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी इसकी जो मतलब दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ने की वजह से इसमें करंट का फ्लो तेज़ी से होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारी कंडक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी, इसमें भी होगी लेकिन इसमें कम परसेंट में बढ़ेगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारी दोनों में कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। तो देखिए कोलोराश लॉ जो होता है, कोलोराश लॉ हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए होता है। कोलोराश लॉ किसके लिए होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी कोई पूछ लेगा एग्जामिनर कि कोलोराश लॉ किस पे अप्लाई होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी अप्लाई होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। और हमारा डी बाई एक होता है डी बाई हक्कल थ्योरी, तो देखिए उसमें क्या होता है, अब उसमें वो कौन सी चीज़ के लिए होती है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, तो ये अलग अलग होता है। तो चलिए हम कोलोराश लॉ पढ़ते हैं। कोलोराश लॉ हमारे सिलेबस में, कोलोराश लॉ किसके लिए होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए होता है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं कोलोराश लॉ। तो कोलोराश लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। देखिए ये क्या मतलब है इसका मतलब ये कह रहा है कि देखिए जो हमारा उसका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मतलब उसकी डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, तो मोलर कंडक्टेंस है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो उसके मतलब जैसे मैंने अभी बताया A प्लस और बी नेगेटिव, तो उसके कंसंट्रेशन यानी उसके दोनों कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है। जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है इक्वल क्या होगा, इक्वल सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यानी उसमें जो कैटायन रहेगा उसमें जो आयन रहेगा उसके कंसंट्रेशन, यानी उसके जो हमारा उसका मतलब जो हमारा वो दिया हुआ है आयन, तो उसके जो हमारा मोलर कंडक्टेंस होगा जो हमारा उसके इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, समझ गए। तो देखिए ये क्या होता है, लेमडा एम, देखिए लेमडा एम यहाँ लिखा है, यहाँ ये भी लेमडा लिखने का तरीका है, ये भी लेमडा लिखने का तरीका है, दोनों लेमडा लिखने का तरीका है। बट इस लेमडा में मतलब ये कि ये जानते हैं कि बड़ा लेमडा है, क्योंकि दोनों के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो बड़े लेमडे के लिए हम ये वाला लेमडा यूज़ करते हैं, और ये इसके लिए मतलब जो छोटा लेमडा है ये छोटा लेमडा, ये मतलब एक कैटायन के लिए एक कैटायन के लिए, और दोनों लोग के लिए मिलके ये बड़ा लेमडा ऐसे लिखते हैं। तो समझ जाइए, थोड़ा सा हिंट है ये कि अलग अलग क्यों है। आप सोच सकते हैं कि ये भी लेमडा है तो अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैटायन के लिए है, यहाँ सिर्फ एनायन के लिए, तो इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ ये दोनों के लिए है। तो समझ गए। तो क्या होता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यानी कैटायन और एनायन, ठीक है। तो चलिए आपने कोलोराश लॉ समझ लिया। अब कोलोराश लॉ की एप्लीकेशंस है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द कोलोराश लॉ, एक्सप्लेन इट, एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलोराश लॉ। कोलोराश लॉ की एप्लीकेशन क्या है आप लोग को बताना पड़ेगा। तो कोलोराश लॉ की 4 एप्लीकेशन है। कितनी एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन है। चलिए एक एक करके हम आप लोग को बताते हैं। देखिए पहली एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या करता है, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करता है, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताता है। दूसरा ये देखिए क्या है, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी पहले ऐसे याद करिए, कंडक्टिविटी बताता है मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा क्या बताएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फार्मूले से, इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे मेन एप्लीकेशन है, सबसे मेन एप्लीकेशन पहली वाली है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इसी से हमारा न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका भी मैं न्यूमेरिकल आप लोग को कराता हूँ, ठीक है। और हमारी तीसरी एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के एंड के बी। देखिए के एंड के बी इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला है, और इसको कैसे निकालते हैं, इसी का न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर, और पूछता है कितनी एप्लीकेशन है, तो 4 एप्लीकेशन है, ये आप लोग को बताना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन
स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। अब हमारा क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है, कैलकुलेशन ऑफ द स्टेबिलिटी। अब आप लोग रट लीजिए इसको, मतलब रट मत लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 एप्लीकेशन है। पहला क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है, ऐसे याद रखिए, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताता है। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है। तीसरा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बताता है। चौथा क्या है, स्टेबिलिटी बताता है। और कोलराज लॉ होता क्या है, कोलराज लॉ क्या होता है, कोलराज लॉ होता है, क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यानी उसके कैटायन और एन आयन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका मोलर कंडक्टेंस, उसके मतलब उसका मोलर कंडक्टेंस और कैटायन का मोलर कंडक्टेंस, एनायन का मोलर कंडक्टेंस इसको इक्वल रहेगा। तो ये होता है कोलराज लॉ और ये होती है उसकी एप्लीकेशन। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल आप लोग को बताते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, इसका न्यूमेरिकल जो आता है एग्जाम में वो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल ये ऐसे आता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। देखिए न्यूमेरिकल जो है ये दे देगा इसका। देखिए ये क्या है, वीक है। देखिए ये सब स्ट्रॉन्ग है, NaCl, HCl, CH3COONA, और क्या दे दिया, CH3COOH, ये वीक है। तो इसका पूछ लिया गया हमारा मोलर कंडक्टेंस पूछ लिया। देखिए अभी हमने बताया इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी जो एप्लीकेशन, जो उसका डिफिनीशन में मैंने बताया क्या, मतलब ये दोनों चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो देखिए वही देखिए हमारा क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग दे दिया और वीक का पूछ लिया है। तो देखिए अब होता क्या है इसमें, कैसे इसको करेंगे, पूछेगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH बताइए। बहुत सारे एंट्रेंस पेपर में भी आता है और क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके आता है। तो देखिए क्या करेंगे अब आप लोग, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तीनों की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पर NaCl कैसे आयोनाइज हो रहा है, NaCl यानी Na प्लस Cl नेगेटिव, और फिर HCl कैसे हो रहा है, H प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। और CH3COO कैसे, CH3COO प्लस Na, ठीक है, ऐसे होगा। देखिए अब क्या होगा, ये इसमें हो रहा है पहला वाला, दूसरा वाला इसमें हो रहा है, तीसरा वाला इसमें हो रहा है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है CH3COOH। अब देखिए CH3COOH किस में होगा, CH3COOH किस में होगा, CH3 C डबल हो गया, फिर प्लस, फिर किस में होगा, और एक H में होगा। CH3COOH का निकालना है ना हमको, तो ऐसे ही आयोनाइज होगा, मतलब एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। अब देखिए होता क्या है, अब आपको देखना है यहाँ पर H आयन कहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अब आप लोग को पहचानना है हमको, ये पॉजिटिव बनेगा, ये एनायन बनेगा। तो अब देखिए ये दोनों को हमको निकालना है और ये सब दिया हुआ है। तो देखिए ये चीज़ कहाँ आ रही है, पहले आपको देखना रहेगा ये चीज़ कहाँ आ रही है और ये चीज़ कहाँ आ रही है। CH3, इन तीनों क्वेश्चन में CH3COOH आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है CH3COO निगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखना है, CH3COO निगेटिव इसमें आ रहा है, तो इक्वेशन 3 मैंने लिख दिया, इक्वेशन 3। फिर CH3, फिर देखिए यहाँ पर H दे दिया हुआ, H किस इक्वेशन में आ रहा है, ये लिया, देखिए मैंने इसको ब्लैक पेन से कर दिया, इसीलिए H किस इक्वेशन में आ रहा है, 2 इक्वेशन में आ रहा है, तो 3 + 2 इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या और आया है, Na प्लस भी आया है, Cl भी निगेटिव भी आया है। तो ये जो आया, ये दोनों चीज़ हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब एक्स्ट्रा को हमको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों चीज़ किस में आ रही है, Na भी आ रहा है इसमें पहले वाले इक्वेशन में, और Cl भी पहले वाले इक्वेशन में आ रहा है, तो पहला इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, 3 इक्वेशन की क्या वैल्यू दी हुई है, 90, ठीक है, प्लस सेकेंड वाले इक्वेशन की 420, और ये -125 कर देंगे। तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 410 और -125 कर देंगे, तो जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी मैंने वैसे ही करा हुआ है इसका, देखिए वही चीज़ है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है। देखिए 3 2 -1 कर दिया, 90 + 420 और 125, देखिए 385 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस, ये इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन एक और है, दे देगा कंसीडर द रिएक्शंस, ये रिएक्शन दिया हुआ है BaCl2 और +2Na
OH, BaOH का होल थ्राइस टू NaCl। अब कहेगा मोलर कंडक्टेंस निकालिए किसका, BaOH का, यानी NaOH का भी दिया हुआ है, ठीक है, NaCl का भी दिया हुआ है, NaCl2 का भी दिया, BaCl2 का भी दिया और BaOH का निकालना है। तो देखिए यहाँ होगा क्या, पहले हम इसको क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। NaOH किस में आयोनाइज होगा, Na+OH नेगेटिव में। इसकी वैल्यू कितनी दी है 248.1 10⁻⁴। और फिर देखिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है NaCl किस में आयोनाइज हो रहा है, Na+Cl नेगेटिव में, उसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, ठीक है। फिर BaCl2 लिख दिया, यहाँ 2 दिया हुआ है ना, 2 आगे आएगा तो 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2Cl। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी हुई है। हमसे पूछ क्या रहा है, BaOH कैसे आयोनाइज होगा, Ba+ और OH क्या है, OH, ठीक है, ये OH हो रहा है। तो देखिए अब क्या हमको करना है, BaOH, ये OH का क्या है, होल थ्राइस है ना, OH का होल थ्राइस है, BaOH है ना, ये OH का होल थ्राइस, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 आगे लिख दिया, यही पूछ रहा है, BaOH का होल थ्राइस वाला पूछ रहा है तो 2 आगे लिख दिया। अब देखिए होता क्या है, Ba कहाँ पर आ रहा है, ये आपको देखना है, Ba इस इक्वेशन में आ रहा है, OH कहाँ आ रहा है, OH इस इक्वेशन में आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे 3, फिर क्या करेंगे, कौन से इक्वेशन में आ रहा है, Ba इस इक्वेशन में आ रहा है, ये वाला, हमारा OH इस इक्वेशन में आ रहा है, OH इस इक्वेशन में आ रहा है, 3+1। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा भी होगा ना, इस वाले में क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, Cl एक्स्ट्रा हो रहा है, इस वाले में क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, Na एक्स्ट्रा हो रहा है। तो देखिए NaCl दोनों इसमें दिया हुआ है, तो ये क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। समझ में आया कैसे हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने करा हुआ है, अभी इसमें 2 लगेगा, तो कैसे लगेगा ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए अब यहाँ होगा क्या, ये जो दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ NaOH हो रहा है, NaOH, तो देखिए NaOH में यहाँ 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हर तरफ 2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2 यहाँ भी लगेगा, 2 यहाँ भी लगेगा, अभी कंप्लीट नहीं थी, और 2 × 2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है, × 2। और देखिए अब अगला देख लिए, NaCl, ये NaCl यहाँ भी 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। तो आप लोग पहले ऐसे लिखिएगा, फिर उसके बाद अपनी जो आपकी वो दी होगी रिएक्शंस, तो उसके रिएक्शंस को जो बैलेंस किया गया होगा, फिर उसको देखिएगा कि कहाँ क्या आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 दिया हो, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला, और इसमें तो हमको करना नहीं है क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हमको ये दिया हुआ है BaOH का होल थ्राइस, ये Ba कहाँ गया, BaCl2, इसमें कोई Na बाहर नहीं दिया है ना BaCl2 में, देखिए तो हमने ऐसे लिख दिया, Ba लिखा है, 2Cl आगे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट इतनी दी हुई है, ठीक है। अगर देखिए जिसमें हमको आगे ये नंबर दिया होगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले में दिया हुआ है तो इसमें NaOH में भी दिया आगे 2 दिया हुआ है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 3 सब में करना रहेगा, ये जो वैल्यू दी होगी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, और NaCl वाले में भी 2 आ गए तो इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब देखिए ये हो गया। अब हमको क्या, मैंने क्या बताया था, 3+1 यानी 3+1, ये क्वेश्चन 3+1, मैं पेन दूसरा ले लूँ, दूसरे कलर का पेन ले लूँ तो आपको बताऊँ, ठीक है। क्या बताया था, 3+1 -2, ठीक है, 3+1 -2 कर दिया हमने। अब देखिए होगा क्या, 3+1 -2, तो 3 इक्वेशन कौन सी है, 3 इक्वेशन ये लास्ट वाली है, कौन सी है, ये लास्ट वाली, जिसमें मैंने क्या करा है, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशन में नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको लिख दूंगा डायरेक्ट 280 × 10⁻⁴, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे ना, फिर +1 इक्वेशन 1 की क्या है ये, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, और ये जो वैल्यू दी होगी ये लिख देंगे, 2 × 48 × 10⁻⁴, ठीक है। ये एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। अब अगली वैल्यू प्लस में फिर लगाएंगे ना, मैं प्लस नहीं है यहाँ पर, ये देखिएगा प्लस नहीं है यहाँ पर, माइनस करना था, ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस लगा दिया हमने। अब देखिए अगली वैल्यू कौन सी दी हुई है, ये अगली वैल्यू इक्वेशन 2, तो 2 × 126 × 10⁻⁴, ठीक है, ये वैल्यू हमने सब लिख दिया,
ठीक है, ये वैल्यू हमने पूरा यहाँ लिख दिया, देखिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। समझ गए कैसे हमने करा है? आप लोग समझ में आया आप लोगों को कैसे करा है? यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दिया, थर्ड वाले की वैल्यू लिख दिया ये, फिर प्लस पहले वाले की वैल्यू लिख दिया, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि इक्वेशन में दिया हुआ है, फिर -3 कर दिया हुआ है, ठीक है। -2 वाली इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। तो पूरा समझ में आया? आप लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इक्वेशन बैलेंस हो तो मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो कैसा लगा है आप लोग को? पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैसी लगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। आई थिंक आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इतने सारे हमारे टॉपिक्स जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे थे आप लोग ने देख लिया होगा, एकदम सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर।